हाय दोस्तों, तो आज है वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे और आज हम जा रहे हैं डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया के साथ एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। तो काफ़ी लोगों को ना एक कन्फ्यूज़न रहती है और आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब लाइक कोई भी डॉक्टर ना प्लास्टिक से आपकी बॉडी के ऊपर कुछ भी लगाएगा या निकालेगा, बट ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है मेडिकल साइंस की, और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। बहुत सारी कॉस्मेटिक, प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डॉक्टर प्रणय सिंह से ही पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली प्लास्टिक सर्जरी क्या है और एक प्लास्टिक सर्जन प्लास्टिक सर्जरी को किस तरीके से डिफाइन करता है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो चार्ली। हेलो सर। प्लास्टिक सर्जरी एक स्पेशलिटी है सर्जरी की, जिसको मैक्सिमम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जो मेरे पास कई बार एक आपने सुना होगा, एक कमेंट भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि प्लास्टिक सर हम अपने घर से ले आए तो कितने की पड़ जाएगी सर्जरी। तो मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि प्लास्टिक हम अपनी ले आए तो शायद कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए आज मैं मतलब नॉर्मल पब्लिक में थोड़ी सी अवेयरनेस कम भी है। वो समझते भी नहीं है कि भाई प्लास्टिक सर्जन के पास क्यों जाना है। वो जितनी फिल्में देख के एक्सपीरियंस लेते हैं कि हाँ भाई प्लास्टिक सर्जरी मतलब चेहरा बदल जाएगा, चेहरा सुंदर हो जाएगा, यही होती है प्लास्टिक सर्जरी और कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी की अगर बात करें तो आज की तारीख में लोगों की ज़िंदगी बदलने में बहुत से जीवन में हादसे होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है, फेस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ों को रिस्टोर करने में प्लास्टिक सर्जरी हेल्प करती है। तो प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जरी की फील्ड है जिसमें हम बॉडी से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस मतलब टू मोल्ड। प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम शरीर के किसी भी अंग को जो नष्ट हो गया है या उसकी संरचना बदल चुकी है, उसको हम मोल्ड करके दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके और उसको वापस से उसी स्ट्रक्चर में लेके आ जाते हैं जैसा वो नॉर्मली होता है या होना चाहिए। तो ये मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरी का। सर, मोस्टली ऑडियंस को ये लगता है कि सर्जरी वर्ड से एक तो वो घबराते हैं, दूसरा सर सर्जरी से उनका सीधा जो उनके दिमाग में आता है कि बहुत पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो एक मेरा ऐसा परसेप्शन है कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में नहीं आती तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लाइक अगर हम 80s में बात करें तो इंडिया में हैविंग अ कार इज़ अल्ट्रा लग्जरी थिंग, बट आज की डेट में आम इंसान कार को चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है। मास प्रोडक्शन की वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? प्लास्टिक सर्जरी कितनी अफोर्डेबल हो चुकी है आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू अगर हम 3 से 4 डेकेड का डेटा देखें तो प्लास्टिक सर्जरी कितनी अफोर्डेबल हो चुकी है? प्लास्टिक सर्जरी एक ज़माने में मतलब अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो वो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की चीज़ होती थी, और प्लास्टिक सर्जरी को तो लोग यूज जानते ही नहीं थे। वो पहुंचते भी थे तो किसी जनरल सर्जन के थ्रू या लोकल डॉक्टर के थ्रू। तो उनका मानना होता था कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। लेकिन आज की तारीख में प्लास्टिक सर्जरी उतनी कॉस्टली नहीं रही है, बहुत अफोर्डेबल है। इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए ये सोचना कि बहुत महंगी होगी या हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ये गलत है। आज की तारीख में गांव का व्यक्ति, किसी भी पेशे के व्यक्ति और प्लास्टिक सर्जरी को अफोर्ड करा सकता है और इजीली अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको वो रिस्टोर कर सकता है। तो इतने सारे ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क के बाद सर आप प्लास्टिक सर्जन बने, तो उसकी आप हमें एक स्टोरी शेयर कीजिए कि हाउ यू बिकम अ प्लास्टिक सर्जन। वो सब ठीक है चार्ली, लेकिन रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी। पहले तो सीट बेल्ट बांधो। सर सॉरी सर। जी सर बताइए। हाँ, तो जब हम 10th में थे, मतलब 10th में जा रहे थे, तो हमारे टाइम पे वो सब्जेक्ट लेना होता था। उसी से हमारा, हम ऐसा अज्यूम करते थे इसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी ड्यूरिंग माई स्कूलिंग टाइम। तो मेरे मन में, मेरे फादर डॉक्टर थे पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर बनने में। तो उस टाइम पे मैथ्स जब अच्छी थी तो मुझे लगा कि यार इंजीनियर बन के देखते हैं। ठीक है, इंजीनियर बहुत चल रहा है। तो विचार में था, अच्छा, तो विचार में ये था कि
मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे 10th के बाद, और उसके बाद फिर अपना इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर बनना है। फादर का भी थोड़ा प्रेशर था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। बड़े बड़े विजन होते हैं यूजली डॉक्टर्स के बड़े होंगे, नर्सिंग होम खोलेंगे, बहू भी डॉक्टर आएगी, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चलाएंगे। अच्छा जी, मोस्टली मैंने देखा है कि लाइक जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं 99% के उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, फिर उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, तो ये चीज़ चलती आती है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो यही कहते हैं हमें तो अपने बच्चे डॉक्टर ही बनाने हैं। तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैंने ये किया, मतलब अगर बिजनेसमैन है तो बेटा भी बिजनेसमैन, फादर पॉलिटिशियन है तो बेटा भी पॉलिटिशियन, ठीक है। तो ये एक सिस्टम साइकोलॉजी है, इंडियन साइकोलॉजी। तो उसी के चलते हमको भी कहा, फिर हमने घर वालों की बात मान के अपना साइंस साइड उठा लिया, चलो ठीक है डॉक्टर बनेंगे। फिर उसके बाद अगेन जब 11th-12th में आए तो वहाँ पर मेरा बायोलॉजी या इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था अगेन फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। तो मैंने कहा ठीक है, फादर कह रहे हैं MBBS कर लो, कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे स्विच करेंगे, कुछ और करना होगा तो। फिर MBBS में एडमिशन हो गया। हमारे टाइम पे PMT एग्ज़ाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। हाँ, अब तो नीट होने लगा है। तो वो PMT क्रैक किया, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से हमने MBBS किया। मैं 98 में एंट्री की थी मैंने, 98 उसमें MBBS में। 2003 तक हमने कंप्लीट किया अलॉन्ग विद इंटर्नशिप। उसके बाद फिर सोचा कि क्या करें। मेरे फादर तब तक नहीं रहे थे और मेरे बड़े भैया थे, वही मेंटर रहे मेरे शुरू से। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे फादर फिजिशियन थे तो मुझे लगा कि मैं भी फिजिशियन ही बनता हूँ। यही मन में था फिजिशियन बनने का, सर्जन बनने का तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बड़े भाई को सर्जन बनना था, ठीक है। पर उन्होंने जब PMT किया तो अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया उसमें सर्जरी में। उन्होंने फिर DOMS ऑप्थेल्मिक का डिप्लोमा होता वो उन्होंने होल्ड किया भोपाल से, और उन्होंने भोपाल में देखा था कि भोपाल की सर्जरी बहुत अच्छी है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ प्री PG में तब मेरे बड़े भाई ही गए थे काउंसलिंग में। सीट्स मिल भी रही थी मेडिसिन की, पर क्योंकि वो नहीं बन पाए थे तो उन्होंने कहा कि तुम सर्जरी उठाओगे, क्योंकि फादर थे नहीं, बड़े भैया ही सब कुछ थे। तो मैंने उनकी बात मानी और सर्जरी उठा ली भोपाल से। हालांकि उसके बाद भैया ने मेरे सर्जरी उठाने के बाद फिर उन्होंने फिर तैयारी की और फिर रीवा से उन्होंने सर्जरी उठाई। अरे ठीक है, उन्होंने भी सर्जरी की। तो ऐसे फिर 2003 में हमारा MS जनरल सर्जरी का सफ़र शुरू हुआ भोपाल में। 2007 तक कंप्लीट किया। और ड्यूरिंग MS जनरल सर्जरी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर मेरी पहली पोस्टिंग ही बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में हुई थी। कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वहाँ पर ही मुझे लगा कि दिस ब्रांच इज समथिंग, मुझे मतलब उसने अलग से ही अट्रैक्ट किया उस ब्रांच ने। कुछ चीज़ें होती है ना सर लाइफ में, मतलब वो ना चाहते हो भी ना आपको एक ऐसा मैग्नेट की तरह खींच लेती है। और फिर हम उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं उस चीज़ के लिए। वहाँ से फिर मुझे प्लास्टिक सर्जरी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद 1-2 पोस्टिंग और हुई ड्यूरिंग माई 3 years टेन्योर। और फिर माइंड में क्लियर था कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करना है। MS करके निकले, दिल्ली आए RML हॉस्पिटल में। वहाँ पर हमने SRship ज्वाइन की। कुछ बीच में हमने आउट कंट्रीज़ मतलब आउट ऑफ इंडिया हमने कुछ फेलोशिप्स, ऑब्जर्वरशिप्स ये सब भी की। फिर तैयारी की MCH की, और जयपुर मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज से मैंने फिर MCS 2010 में उठाई। 2010 में से लेके 13 तक हमने MCH कंप्लीट की। और फिर मैं आगरा आ गया, आगरा में सेटल हुआ। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ज्वाइन किया। तो अभी भी मैं हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और अपना प्लास्टिक सर्जरी का भी काम चल रहा है, साथ में हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो ये थी मेरी जर्नी प्लास्टिक सर्जन बनने की। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रोलर कोस्टर वाली राइड लगी सर सुनकर हमें, कि इतने सारे अप एंड डाउन्स के बाद एक छोटे से टाइम स्पेन में इतनी सारी चीज़ों को बताना, इतने सारे ईयर्स के हार्ड वर्क को बताना काफ़ी मुश्किल है। बट सर अच्छा लगा सर, मतलब ये सुनकर के इतने सारे चीज़ों से आप निकले। काफ़ी लोग ना सर कंफ्यूज होते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी क्या है सर। इसको आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें
तो ऑडियंस के लिए क्लियरिटी हो पाएगी कि एग्जैक्टली कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है और प्लास्टिक सर्जरी क्या है। ओके, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में डिफरेंस है। यूजुअली जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी को ही प्लास्टिक सर्जरी समझती है, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ा फील्ड है, उसमें हैंड सर्जरी भी आता है, उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी आता है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट भी आता है, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली अगर देखा जाए, और जो मेरा भी इंटरेस्ट था, बिकॉज मुझे बताऊं कि मुझे एनाटॉमी बहुत पसंद थी ड्यूरिंग माई MBBS टाइम। एनाटॉमी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। पहला प्रॉफ का सब्जेक्ट होता है MBBS में एनाटॉमी, फर्स्ट ईयर में पढ़ा। तो मैंने जब प्लास्टिक सर्जरी चूज़ की तो उसके पीछे वो भी एक लॉजिक था, या मेरा एक कंसेप्ट था कि अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी उठाता हूँ तो फ्रॉम हेड टू टो मुझे हर जगह की एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, हर जगह की। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी को लेता हूँ, सो फॉर एग्जांपल CTBS लेता हूँ या न्यूरो सर्जरी लेता हूँ, तो मैं एक ऑर्गन के तक ही सीमित हूँ। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में मुझे सिर से लेकर पैर तक की सारी एनाटॉमी पढ़नी होगी, और मुझे अच्छा लगता था एनाटॉमी, इसलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी चूज़ किया। तो प्लास्टिक सर्जरी में सारी फील्ड आ जाती हैं। अगर आपका सपोज़ चेहरे पे कोई निशान है, उसको ठीक करना है, ठीक है, सुंदर बनाना है, किसी को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। लेकिन चेहरे पे कोई ऐसा डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ या कैंसर के बाद किसी का कुछ फेस का कुछ पार्ट निकल गया, उसको रिस्टोर करना, इसे हम प्लास्टिक सर्जरी में कहेंगे। तो ये डिफरेंस है कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में। डिफरेंस अगर ब्रॉडली हम बताएं तो कॉस्मेटिक सर्जरी सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाती है, और प्लास्टिक सर्जरी स्ट्रक्चर को वापस से रिफॉर्म करने के लिए, या फिर कोई अगर फंक्शनल लॉस है, फॉर एग्जांपल हाथ में अगर कोई कट लग गया जिसकी वजह से उंगलियां नहीं चल रही हैं या उंगलियां बेंड हो गई हैं जलने के कारण, तो वो एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपर, तो उसको रिस्टोर करना प्लास्टिक सर्जरी है। लेकिन अगर हाथ में कोई निशान है जो कि सुंदर नहीं लग रहा, ख़राब लग रहा है, उसको वापस से ठीक करना कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में। तो सर क्या ये कह सकते हैं कि लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है? एग्जैक्टली, कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है। बट कॉस्मेटिक सर्जरी लोग ज़्यादातर उसी के बारे में सुना है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, मिसलीड हो जाते हैं कि वो ही प्लास्टिक सर्जरी है, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना कि सपोज़ मान के चलो अगर एक्सीडेंट के बाद हमारी पैर की कोई बोन एक्सपोज पड़ी है या कोई जख्म है वो भर नहीं रहा, तो इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी का दिमाग में नहीं आएगा, उसको सुंदर नहीं बनाना उसको। तो उन्होंने उनका फोकस ये है कि वो जख्म भर जाए कैसे भी। इसके लिए फिर वो लोकल डॉक्टर से बात करता है या किसी लोकल सर्जन से बात करता है, फिर वो सर्जन उनको बताते हैं कि नहीं ये प्लास्टिक सर्जरी का काम है, आप वहाँ जाओ। तो मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अगर ख़राब होता है शरीर का जिसको आपको लगता है कि इसे रिस्टोर करना है, ठीक है, या कोई बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जन को ही अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। इधर उधर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जब लंबे चैनल के थ्रू आते हो तब तक आपका परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और चीज़ें भी उतने अच्छे से ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए आप प्लास्टिक सर्जन को अप्रोच करो, वो आपके स्ट्रक्चर को वापस से बनाएंगे। अगर किसी चीज़ में फंक्शन नहीं हो रहा तो उसको फंक्शन को भी रिस्टोर करेंगे। इसे प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कहते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव ये भी सर प्लास्टिक सर्जरी का एक सॉर्ट ऑफ ब्रांच हो गई, रिकंस्ट्रक्शन। मेरे भी दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स थी सर वो क्लियर हुई। सर अब मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन या फिर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो किस तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं जो लोग आजकल ऑप्ट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं और आपके अपीयरेंस को वो बहुत ज़्यादा एनहेंस करती हैं और सेफ़ हैं, सबसे बड़ी बात। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो मेल्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन की जाने वाली जो सर्जरी है कॉस्मेटिक सर्जरी वो है हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट बाल्डनेस आज बहुत कॉमन है आजकल। इट्स अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज़। गंजापन जो एक उम्र के बाद हुआ करता था वो आजकल यंग जनरेशन में भी आ रहा है और उसके चलते वो अपने लुक्स को लेके बहुत वरीड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एक्सपोजर। तो
वर्ल्ड में होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट है। फीमेल में बात करें तो फीमेल में लाइपोसक्शन और जो बॉडी शेपिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, फीमेल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी शेप, तो वो सर्जरीज बहुत कॉमन है। तो उसमें वो लाइपोसक्शन तो कॉमन है, साथ साथ आपका टमी टक, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारी सर्जरी भी कॉस्मेटिक सर्जरी में फीमेल्स में बहुत कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या आप इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक एग्जैक्टली क्या क्या होती हैं सर्जरीज? हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट में जो आगे का ऊपर का जो बॉल्ड एरिया होता है उसमें हम नए रूट्स इम्प्लांट करते हैं, नए जड़ें लगाते हैं, बाल नहीं लगाते, जड़ें लगाते हैं। और ये जड़ें आपके पीछे के हिस्से से आती हैं। ये जो पीछे का एरिया जो होता है सिर का, यहाँ पर रूट्स जो होती हैं वो लाइफ लॉन्ग होती हैं। तो वहाँ से कुछ परसेंटेज लेके हम बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़्यादा खालीपन है तो बियर्ड से और चेस्ट से भी हम रूट्स निकाल के इम्प्लांट करते हैं। ये तो हुआ हेयर ट्रांसप्लांट। लाइपोसक्शन में हम लाइपोसक्शन को लेके एक मिथ है कि शायद कि ये वेट रिड्यूसिंग सर्जरी है, कि वेट कम करता है। मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं होती सर्जरी। ये सर्जरी की जाती है आपके इंचेस को कम करने के लिए, ठीक है, बॉडी को शेप देने के लिए, ठीक है। हम स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, लाइपोसक्शन से हम केवल उसी को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग बहुत ओबीज हैं, लाइक 100 किलोज़ के ऊपर हैं, तो उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी होती है। ये एक मेटाबॉलिक सर्जरी है जिसमें स्टमक की स्लीव को निकाल देते हैं, जिससे कि आप खाना कम खाते हो और आप धीरे धीरे पतले हो जाते हैं। अगेन फिर प्लास्टिक सर्जरी का या कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल आता है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं और आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी स्किन बहुत फ्लैबी हो जाती है, बहुत लूज़ हो जाती है, तो उसको वापस से हम एक्स्ट्रा स्किन को हटा के बॉडी शेप को वापस से रिस्ट्रक्चर करते हैं। तो इस तरीके से हम वेट रिडक्शन कर सकते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी प्लस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। लेकिन लाइपोसक्शन से केवल हम सबक्यूटेनियस फैट निकालते हैं। सपोज़ फीमेल्स में अगर बात करें तो हिप्स पे, थाइस पे बहुत जल्दी फैट आता है, तो और ये बहुत स्टबर्न फैट होता है, ये इजीली जाता भी नहीं है। तो लाइपोसक्शन से हम इसको निकाल सकते हैं। आजकल और भी बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं। हम वेज़र टेक्निक यूज़ करते हैं लाइपोसक्शन के लिए। ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से हम इसको फैट को पूरा डिज़ोल्व कर लेते हैं और उस फैट को निकाल लेते हैं एक छोटे कैनुला से। कोई बड़ी चीर फाड़ नहीं होती, बहुत कोई टाँके वाँके नहीं आते हैं और इजीली बॉडी शेप आ जाती है। एक दिन की सर्जरी होती है, अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट और धीरे धीरे बॉडी शेप आ जाती है। लाइपोसक्शन में हम केवल 2 या 3 mm का एक छोटा सा होल बनाते हैं जिससे कैनुला अंदर जाता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से पूरे फैट को डिज़ोल्व करते हैं और फैट को निकाल लेते हैं। तो कोई बड़ा चीरा या टाँके वाँके नहीं आते। लाइपोसक्शन के बाद एक टमी टक होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी यूजली लोअर एब्डोमेन, जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है, नाभि के नीचे का हिस्सा का, वो काफ़ी लूज़ हो जाता है, लटक जाता है। तो टमी टक के द्वारा हम उस एक्स्ट्रा स्किन को हटा देते हैं। अंदर की जो मसल लूज़ हुई है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम टाइट कर देते हैं। तो आपका जो पेट का एरिया है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि आप प्री प्रेगनेंसी स्टेज में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टमी टक भी बहुत कॉमन है आजकल, फीमेल्स काफ़ी करवाती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट सर्जरीज भी आजकल बहुत कॉमन है बिकॉज अगेन ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल ब्रेस्ट का भी डिस्मॉर्फिज्म काफ़ी होने लगा है आजकल। मैं देखता हूँ, आज मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सी यंग फीमेल्स आती हैं जिनके ब्रेस्ट काफ़ी हैवी होते हैं, या फिर ऐसी फीमेल्स भी जिनके ब्रेस्ट काफ़ी कम होते हैं। तो वो उनकी भी हम ब्रेस्ट रीशेपिंग करते हैं थ्रू इम्प्लांट्स, थ्रू फैट ग्राफ्ट, थ्रू फिलर्स। ये सारी सर्जरीज हम कर रहे हैं। और राइनोप्लास्टी भी एक बहुत कॉमन सर्जरी है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। नोज़ के अपीयरेंस अगर किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को बोलता है कि मेरी नाक ऊंची लग रही है या दबी हुई है या तिरछी है, तो राइनोप्लास्टी सर्जरीज भी हम करते हैं और इससे हम नोज़ को अच्छी शेप देते हैं सो दैट उनका फेशियल अपीयरेंस अच्छा लगे, दे फील कॉन्फिडेंट। तो राइनोप्लास्टी भी एक अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी है, सेफ सर्जरी है और बिना किसी रिस्क के। तो ये सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हम करते हैं। और भी काफ़ी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, स्कार रिवी, छोटी मोटी, जैसे स्कार रिवीजन है, चेहरे पे कोई चोट का निशान है उसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। और देयर आर सो मेनी कॉस्मेटिक सर्जरीज, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, ये सब ये कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट है, ये भी हम करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरीज।
सर मुझे मूवी का भी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, अगर मुझे नाम याद आता तो मैं वीडियो में लगा दूंगा, कि उसमें ना सर चेहरा बदल लेते हैं, लाइक टॉम क्रूज की काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा। तो सर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया उसका कि सर आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, बस मेरा चेहरा बदल दो? मेरे पास ऐसे महीने 2 महीने में ऐसा एक आध कोई कॉल आता रहता है, हाँ कि वो सर वो चेहरा बदलवाना है। मैं चेहरा बदलवाना है, क्यों बदलवाना है? कि बस ऐसे ही बदलवाना है। जब मैं डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ तो बताते हैं कि कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ हुए हैं, या कुछ फैमिली इश्यूज़ हुए हैं, कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो उसके चलते एक उनके दिमाग में होता है कि हम चेहरा बदल जाएगा तो फिर उनकी शायद ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चेहरा बदलना फ़िल्मों तक ही सीमित है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मतलब फेस पे अगर छोटे मोटे मॉडिफिकेशन कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नोज़ थोड़ी सी तिरछी है या आपको अच्छी नहीं लगती तो उसको हम रीशेप कर सकते हैं। आपकी जॉ लाइन अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके चीक बोन्स अगर कुछ प्रोमिनेंस ज़्यादा है या प्रोमिनेंस कम लग रहा है तो दैट वी कैन डू बाय कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन पूरा फेस बदलना इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि एडवांसमेंट प्लास्टिक सर्जरी में इतना आ चुका है कि फेस ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है एक भी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ब्रेन डेड पेशेंट का पूरा फेस का स्ट्रक्चर लेके और पूरा का पूरा फेस को आर्टरी और वीन से यहाँ पे नेक में जोड़ के, स्कैल्प में जोड़ के पूरा फेस जो ब्रेन डेड पेशेंट का है वो फेस को हम पूरा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट हो गया है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ इंडिया में भी होने लगेगा, तो उससे चेहरा बदल जाता है, पर इंडिया में अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो सर ये हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, बट क्या आप हमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में थोड़ी और डिटेल्स में बता सकते हैं, जो कि फंक्शनैलिटी के ऊपर अगर हम बात करें, लाइक लोग आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जो कि कोई बर्न का पेशेंट होता है या एक्सीडेंटल होता है, लाइक बोन डिफेक्ट होता है, और भी कई तरीके के पेशेंट्स होते हैं, तो सर उसके बारे में आप हमें थोड़ा कुछ बताइए। प्लास्टिक सर्जरी बहुत शुरू 2013 से, इनफैक्ट 2010 से मैं जब MCH में एंटर हुआ हूँ तब से कर रहा हूँ। और प्लास्टिक सर्जरी में हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे सपोज़ कोई जख्म है जो नहीं भर रहा है, किसी से भी तरीके से हुआ है, फॉर एग्जांपल जलने की वजह से हुआ है या चोट लगने की वजह से हुआ है, लोग यूजुअली टालते रहते हैं उसको कि पट्टियों से ठीक हो जाएगा, पट्टियों से ठीक हो जाएगा, सुखाने के इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर साहब, या फिर बहुत हैवी दवाइयाँ दे दो, बिना सर्जरी के ठीक हो जाए। तो अननेसेसरीली दवाओं से या केवल पट्टियों से ठीक करने के चक्कर में वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा बॉडी पार्ट पूरा डिफॉर्म हो जाता है। बेटर है कि हम जल्द से जल्द उस पर स्किन लगवा लें, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर को वापस से रिफॉर्म कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि लगे रहने में कि पट्टियाँ करवाते रहें, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मैंने बताया केवल जख्म है, ठीक है, लेकिन कई बार जख्म ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपकी बोन एक्सपोज हो जाती है। जैसे सपोज़ पैर की कोई बोन हड्डी ऊपर दिख रही है, या हाथ की कोई हड्डी दिख रही है, ठीक है, सिर में चोट लगी है, सिर में कोई हड्डी दिख रही है, तो ऐसे जो जख्म होते हैं उस पर अकेली पतली स्किन काम नहीं करती, स्किन ग्राफ्टिंग काम नहीं करती, तो वहाँ पर हमको फ्लैप कवर करना पड़ता है। फ्लैप क्या होता है? एक मोटी स्किन की त्वचा, मतलब एक टिश्यू होता है जो कि हम या तो आसपास के एरिया से उस पर शिफ्ट करते हैं उस बोन को ढकने के लिए, या फिर माइक्रोवास्कुलर सर्जरी फ्री फ्लैप, जिसे फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। हम किसी और बॉडी पार्ट से एक टिश्यू को हार्वेस्ट करते हैं अलॉन्ग विथ उनकी आर्टरी और वीन के साथ, और उस डिफेक्ट पे ले जाके उसको रख देते हैं, तो वहाँ की किसी आर्टरी और वीन से उसको जोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ से उसकी ब्लड सप्लाई उस टिश्यू को मिलती रहे। तो ये इस तरीके से हम बड़े जो डिफेक्ट होते हैं जिसमें बोन एक्सपोज हो गई या कोई वाइटल ऑर्गन एक्सपोज हो गया है, ठीक है, तो हम उसको कवर करने के लिए फ्लैप कवर करते हैं। तो ये स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप कवर की बात हुई। फिर कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिसका जैसे सपोज़ मुक्का मार दिया कहीं पे और शीशे से हाथ कट गया, ठीक, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्होंने अपनी नस काट ली, तो नस काटने के साथ साथ वो अपना टेंडन वगैरह भी काट लेते हैं। टेंडन का काम होता है हमारे हाथों की फिंगर्स को मूवमेंट कराना, हैंड को मूवमेंट कराना, ये सब, तो वो भी कट जाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में हम उन टेंडन्स को रिपेयर करते हैं। नर्व्स भी होती हैं हमारे हाथों में, नर्व्स जिनका काम होता है हमें सेंसेशन पता करना, जिससे हमारे ठंडा, गर्म और चुभने का पता लगता है, फीलिंग हमारे हाथों में फिंगर टिप पे लगती है, तो वो नर्व्स को भी हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा रिपेयर करते हैं। नर्व्स का काम होता है मूवमेंट कराना,
हम ब्रेन से सिग्नल जो जाता है कि भाई हाथ को ऐसा सीधा करो या मोड़ो, या फिंगर को सीधा करो मोड़ो, तो ये नर्व्स का ही सिग्नल होता है, नर्व्स के थ्रू जाता है, जो मसल को एक्शन देता है कि हाँ भाई मसल काम करेगी तब आपकी उंगलियां चलेंगी, पैर चलेंगे, ठीक है। तो उन नर्व्स को भी रिपेयर हम प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को, उसको फंक्शन को रिफॉर्म करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका टेंडन नर्व्स रिपेयर। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान, या बहुत कॉमन मेरे पास जो आते हैं बच्चे, वो चारा काटने की मशीन होती है गांव में, उसमें खेलते खेलते वो हाथ दे दिया और उंगली कट गई, ठीक है। रिसेंटली भी हमने अभी 1-2 केस किए हैं। तो फिंगर कट जाती है, पूरी तरह से अलग हो जाती है, उसको वापस से रिपेयर करना, इट्स अ वेरी माइक्रोवास्कुलर थिंग, बहुत टीडियस जॉब होता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, और अंडर माइक्रोस्कोप हम इसको रिपेयर करते हैं बहुत फाइन सूचर से। तो सारे स्ट्रक्चर्स को, उसमें बोन को फिक्स करते हैं, फिर टेंडन्स रिपेयर करते हैं, नर्व्स रिपेयर करते हैं, और आर्टरी और वीन को भी रिपेयर करते हैं, जिससे कि वो जो बॉडी पार्ट कट के जो अलग हुआ है उसको वापस से उसका फंक्शन, उसका शेप, सारा चीज़ें वैसा का वैसा ही रिस्टोर कर सकें। तो दिस इज़ कॉल्ड रीइम्प्लांटेशन। तो रीइम्प्लांटेशन हम फिंगर से लेके, हैंड से लेके, फोर आर्म, एल्बो, पूरी आर्म को हमने रीइम्प्लांट कर सकते हैं। पैर का कोई हिस्सा कट के अलग हो गया तो उसको हम पूरा रीइम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये सारा रीइम्प्लांटेशन, दीज आर माइक्रोवास्कुलर सर्जरीज, ठीक है। तो इसमें यूजुअली माइक्रोस्कोप और अच्छे मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सब हम इसमें करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में। प्लास्टिक सर्जरी में एक और जो सेगमेंट है वो है बर्न का, जले मरीजों का। तो जले हुए मरीज जो होते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के अंडर ही ट्रीट होते हैं। प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो समझ पाएँ कि बर्न की कैसी प्रोग्नोसिस है, बर्न में अगर कोई बॉडी पार्ट हील हो रहा है तो उसको कैसे रिहैबिलिटेट करना है, जिससे कि कोई डिफ़ॉर्मिटी ना बने। अब होता क्या है अक्सर कि जले हुए मरीज आसपास कहीं लोकल ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, या किसी ऐसे हॉस्पिटल्स या उन पर डॉक्टर्स पर ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे ट्रीट करें जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो हमारे पास फिर आते हैं कि साहब वहाँ पर इतने महीनों से इलाज चल रहा था, अब हमारी ये गर्दन चिपक गई है, ठीक है, या हमारे हाथ चिपक गए, हमारी उंगली चिपक गई, तो अब इसको ऑपरेशन करो। अगर ऐसे पेशेंट पहले से ही अगर प्लास्टिक सर्जन्स के अंडर ट्रीटमेंट करवाएं तो ये प्रॉब्लम होने से पहले ही उनको रोका जा सकता है, और टाइमली उनकी ग्राफ्टिंग करके या उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करके हम ये सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो बर्न, एक्यूट बर्न, जो तुरंत जला हुआ मरीज है, वो भी प्लास्टिक सर्जन्स के अंडर ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, या फिर क्रॉनिक बर्न, पुराने बर्न हो गए हैं तो वो भी प्लास्टिक सर्जन्स का ही एक डोमेन है, वो भी उन्हीं को ट्रीट होना चाहिए उसी के अंडर। और जलने के बाद जितनी भी डिफ़ॉर्मिटीज़ बनती हैं, जो भी विकृति बन रही है शरीर में, तो वो भी प्लास्टिक सर्जन ही उसको सर्जरी के द्वारा ठीक करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग, फ्लैप कवर, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़, ये सारी टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम जले हुए मरीजों को वापस से उनका स्ट्रक्चर और रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। एक और सेगमेंट प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आता है कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन। कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन में जैसे गाल में कोई कैंसर हुआ जो हड्डी तक पहुंच गया, अगर केवल गाल तक है तो वो गाल का हिस्सा निकालना पड़ता है, फिर उसको दोबारा बनाने के लिए हम चेस्ट के कोई मसल या फ्लैप को लेके उससे हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, या फिर हाथ का टिश्यू को लेके उससे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, या थाई से फ्लैप को लेके उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। अगर हड्डी को निकालना पड़ा कैंसर के बाद, फॉर एग्जांपल पूरा मैंडिबल, जो जॉ हमारा होता है उसे मैंडिबल कहते हैं, उसको पूरा निकालना पड़ा या आधा निकालना पड़ा, तो मैंडिबल पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, फिर उनको ना खाना खाने में, खाना चबाने में ऐसे पेशेंट्स को दिक्कत आती है, तो उनकी लाइफ ना बड़ी वो हो जाती है, बड़ी बहुत बेकार सी, बहुत मेरे पास जो आते हैं ना पेशेंट, मैक्सिमम जो कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, उनका यही कहना होता है कि सर मैं खाना कब खा पाऊँगा, ठीक है, खाना प्रॉपर कब खा पाऊँगा, क्योंकि उनके नाक में नली डली होती है, उसी से वो फूड जाता रहता है। तो बड़ी दया सी ये भी लगती है कि ठीक कैसे भी करके इनका वो हम रिस्टोर कर दें कि प्रॉपरली फूड फिर से खा पाएँ। तो ऐसे में भी प्लास्टिक सर्जरी बहुत हेल्पफुल होती है।
अगर कैंसर रिकंस्ट्रक्शन के मतलब कैंसर एक्सीजन जब हम मैंडिबल को हटा रहे हैं या किसी भी उसको हटा रहे हैं, तो उसी टाइम पर अगर हम पैर की फिबुला बोन लेके मैंडिबल बना दें उनका, तो उससे बेटर कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता कैंसर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उस फिबुला बोन का शेप धीरे धीरे बिल्कुल मैंडिबल जैसा हो जाता है और उसमें हम इम्प्लांट लगाकर वापस से उसका डेंचर बना सकते हैं, जो कि प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे कभी इनका मैंडिबल लॉस हुआ ही नहीं था इस तरीके से, और वो वापस से अपना जो भी खाना खाने की इच्छा है वो सारी चीज़ें वापस पा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी रिवॉल्यूशनरी चीज़ है ऐसे पेशेंट्स के लिए कि हम उनका वो स्ट्रक्चर, उनकी जो इच्छा है कैंसर के बाद भी अच्छे से जीने की, वो उसको हम दुरुस्त कर पाते हैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा और फिबुला ट्रांसफ़र से मैंडिबल बना के। कैंसर रिकंस्ट्रक्शन में हम और बात कर रहे थे, जैसे बॉडी पार्ट के कहीं और का भी कैंसर है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होते हैं, पैर में, हाथ में, पीठ में, कहीं पे भी कोई ट्यूमर है, या जैसे ब्रेस्ट में बहुत कॉमन डिसीज़ है ब्रेस्ट कैंसर होना, तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद पूरे ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम या तो पीछे की मसल को रोटेट करके आगे लेके आके ब्रेस्ट बना देते हैं, या फिर पेट के नाभि के नीचे के हिस्से की स्किन को लेके फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र के द्वारा ब्रेस्ट को दोबारा बना सकते हैं। तो वो भी एक बॉडी शेप, जैसे मैंने कहा कि फ़ीमेल बहुत कॉन्शियस होती है बॉडी शेप को लेके, और दोबारा उनकी बॉडी शेप को बनाना भी उनकी लाइफ में एक बहुत ही एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाता है, उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। तो ये भी प्लास्टिक सर्जरी और के द्वारा हम बनाते हैं, करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे कैंसर पेशेंट्स की। तो ये इस तरीके से हम कैंसर पेशेंट्स को भी बेनिफिट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। सर हमने फिज़िकल अपीयरेंस की, फंक्शनलिटी की और कॉस्मेटिक की काफ़ी बात कर ली सर, बट इन सारी सर्जरीज़ का पेशेंट्स की इमोशनल हेल्थ पर, वेलबींग पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा। तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आपके एक्सपीरियंस से, आपकी प्रैक्टिस से आपने क्या क्या चीज़ें लोगों को फेस करते देखा, और अगर आप चाहें तो कुछ आप हमें स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, पेशेंट्स को सर्जरी के बाद अपनी लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा हमको बताइए। जो प्लास्टिक सर्जरी का करवाने का एक इमोशन होता है, या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का एक इमोशन होता है, वो एक डीप थॉट होता है हर पेशेंट के मन में, ठीक है। बहुत से लोग तो बता ही नहीं पाते। जैसे एक सिंपल सा मैं एक केस बताता हूँ, गायनेकोमेस्टिया का एक केस है। मेरे पास एक बच्चा आया 17-18 साल का, उसको गायनेकोमेस्टिया था, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया मतलब जो मेल्स में यूजुअली थोड़े से जो चेस्ट का जो शेप होता है वो फीमेल के जैसा हो जाता है, या चेस्ट के प्रोमिनेंस जो होता है वो ब्रेस्ट जैसा दिखने लगता है। तो दैट किड वॉज वेरी शाय अबाउट इट। वो कहीं पर भी जाके अपना शर्ट को ऑफ करना पसंद नहीं करता था, ठीक है। घर वालों से कहना नहीं चाहता था, ठीक। और लोग उसे, जो उसके फ्रेंड्स थे वो उसे टीज़ करते थे। तो उसने कहीं से इंटरनेट से लेके मेरा नंबर लिया और उसने मुझसे बात की कि सर ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। मैंने उसको फ़ोटोग्राफ मंगाए। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये ठीक हो जाएगा, आप आइए अपनी सर्जरी करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप अपना चेस्ट का शेप चाह रहे हो वो हम बना देंगे। और उसका ये कहना था कि सर मैंने किसी को बताया नहीं है, मैं किसी को बिना बताए ये सर्जरी कराना चाहता हूँ। मैंने इसके पीछे पूछा क्यों? बोले सर मैंने घर में किसी को बताया नहीं है, मुझे शर्म आती है, दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं, तो मैं किसको लेके आऊँ, कोई है ही नहीं। तो मैंने उसको कहा कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ। तो फिर उसने अपने पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, थोड़ा सा वज़न कम कर, जिम जा, ये खा वो खा, ठीक हो जाएगा, ये तो सब में होता है, तुम्हारी उम्र के बच्चे में होता ही है। 3-4 महीने तक वो पेशेंट लॉस्ट रहा, मेरे पास कोई दोबारा फ़ोन नहीं आया। 3-4 महीने बाद वो अपनी दादी के साथ आया, अपनी दादी के साथ, ठीक है। पेरेंट्स ने तो सुनी नहीं उसकी, तो अपनी दादी को मना के कैसे भी करके वो आया। उनकी दादी से मैंने बात की, उससे बात की, उनको समझाया, अपने पुराने पेशेंट के एक्सपीरियंस बताए, फ़ोटोग्राफ्स दिखाए। दादी संतुष्ट हुई और फिर दादी ने जाके उनके पेरेंट्स को समझाया कि इस बच्चे की मानसिकता पे इतना असर पड़ रहा है, तुम लोग क्यों नहीं उसकी बात सुनते हो,
तुम लोग क्यों इसको डिनाई कर रहे हो। फिर वो लोग कन्विंस हुए, उन्होंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से एक डीप इमोशन होता है कि कुछ लोग पेशेंट एक्सप्रेस कर नहीं पाते, कईयों को तो पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो ऐसे में बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी मन में हो, आप प्लास्टिक सर्जन की हेल्प लो। वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से, आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो डीप इमोशंस बहुत होते हैं, उनको दबाएं नहीं, अपने प्लास्टिक सर्जन्स को कंसल्ट करें और उसको ठीक करें। सर, आपके पर्सपेक्टिव से एक इंसान को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में उसके माइंड में क्या माइंड मेकअप होना चाहिए, उसकी एग्जैक्टली क्या थिंकिंग होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों के विचार में कि प्लास्टिक सर्जरी ये होती है, वो होती है। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में करा था कि लोग कहते हैं कि अगर हम प्लास्टिक घर से ले आए तो थोड़ी सस्ती हो जाएगी क्या। तो सर, एक प्लास्टिक सर्जन का क्या ओपिनियन है कि एग्जैक्टली एक आम आदमी के दिमाग में, उसकी थिंकिंग में एक प्लास्टिक सर्जरी की ये इमेज, ये थिंकिंग होनी चाहिए सर? तो प्लास्टिक सर्जरी को देखो ऐसे समझते हैं कि कोई कार है, ठीक है, उसका बम्पर टूट गया, ठीक है, या कोई स्क्रैच लग गया, डेंट लग गया, तो ऐसा तो नहीं कि कार नहीं चलेगी, चलेगी, ठीक है, तो सुंदर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा उसके कार के बम्पर को, उसके डेंट को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्लास्टिक सर्जरी, और सपोज मान के चलो उसका टायर पंचर हो गया या टायर फट गया, ठीक है, तो वो टायर बदलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम उसको टायर को बदल सकते हैं जिससे कि उसका फंक्शन हो, कार फंक्शनिंग रहे, चले, ठीक है। तो ये प्लास्टिक सर्जरी हो गया। तो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के मन में अगर भाव ये आता है कि उसकी सुंदरता में कोई कमी दिख रही है या उसको वो ठीक करा सकता है, तो या फिर कोई उसका बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने में, अपने दिनचर्या के काम करने में, तो ये प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों के द्वारा हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी उसके अपीयरेंस को ठीक करेगा और प्लास्टिक सर्जरी उसके फंक्शन को ठीक करेगी या उसका स्ट्रक्चर जो लॉस हो गया उसको ठीक करेगा। तो ये डरने की बात नहीं है। लोग डरते ज़्यादा हैं प्लास्टिक सर्जरी से कि महंगी होगी, दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अफोर्डेबल है आजकल तो, और कोई दर्द वगैरह भी नहीं होता। बहुत अच्छे एडवांस एनेस्थीसिया साइंस आ चुका है, तो किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक अच्छे मार्गदर्शन की जो एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से ही आपको मिल सकता है, अगर आपको ऐसी किसी स्थिति को आप फील कर रहे हैं तो, ठीक है। तो दूसरा ये भी एक वो है कि इंसान को अपने से थोड़ा बहुत प्यार करना चाहिए, ठीक है। लोग अक्सर चीज़ों में उलझे रहते हैं कि अपना काम कर लूँ, काम देख लूँ, ठीक है, फैमिली देख लूँ, सब देख लूँ, उसके बाद करा लूँगा, तो डिले करते रहते, पोस्टपोन करते रहते हैं अननेसेसरीली। आप पहले खुद को प्यार करो, ठीक है, अपने आप को दुरुस्त रखो, आसपास की चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, जो भी अपने थोड़ा सा भी जिनके मन में इमोशन है किसी चीज़ का कि हाँ नहीं मेरी बॉडी ऐसी ठीक हो सकती है, या ये स्ट्रक्चर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको ठीक कर सकते हैं, या कोई भी अपीयरेंस ठीक नहीं लग रहा, तो उसको बहुत दिनों तक ना पालें और सलाह लें और उसको ठीक करवाएं। आशा करते हैं आपको बहुत सारे आपके सवाल, जो भी मिथ्स हैं, जो भी प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली क्या है, और हाँ ऑफ कोर्स आप अगर घर से प्लास्टिक लाएंगे तो उससे आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया जी ने बताई, और इसी वीडियो को हम यहाँ अंत करते हैं क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुँच गए हैं और जिस मकसद से हम आए हैं उस मकसद को हम पूरा करते हैं। तो आपका किसी भी तरीके का कोई सवाल हो या आप किसी भी तरीके की अपनी बॉडी की फंक्शनैलिटी या फिर कॉस्मेटिक चीज़ से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको सलाह देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।